बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 जो सैम्पल पेपर साइंस 2021 का है। सीबीएसई के वेबसाइट में अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 29, ये क्वेश्चन है एक्सप्लेन वेयर एंड हाउ द यूरिन इज प्रोड्यूस। यूरिन कहाँ और कैसे प्रोड्यूस होता है। फर्स्ट, ईच किडनी, किडनी में बहुत सारे फिल्ट्रेशन यूनिट होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी। किडनी की जो सबसे छोटी फिल्टर वाली यूनिट होती है उसे हम नेफ्रॉन बोलते हैं। Blood get filtered through the glomerulus and filter enter the tubular part of the nephron। जो ब्लड है वो फिल्टर हो जाता है किसके थ्रू, ग्लोमेरुलस के थ्रू। और वो कलेक्ट कहाँ होता है, इनटू बोमेन कैप्सूल ऑफ द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के बोमेन कैप्सूल में जो कप शेप में होता है और फिल्टर करके एंटर होता है नेफ्रॉन के चारों तरफ। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं नेफ्रॉन के चारों तरफ, उनमें वो फिल्टर हो जाता है। जो फिल्टर होने के बाद उसमें एंटर करता है किसमें, नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट में। ट्यूबुलर पार्ट क्या होता है, नेफ्रॉन के चारों तरफ जो घेरे रहते हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, उनमें फिल्टर होके ब्लड जो है फिल्टर होके कलेक्ट एंटर होता है। और जो यूरिन फॉर्मेशन के जो मेन 3 स्टेप हैं, वो 3 स्टेप, पहला क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन है, दूसरा ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन है, तीसरा सेक्रेशन है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में नाइट्रोजनियस वेस्ट, नाइट्रोजन वेस्ट जो यूरिया लाइक, ग्लूकोज, वाटर, अमीनो एसिड, ये जितने भी इसके वेस्ट हैं वो फिल्टर होते हैं ब्लड से। और ब्लड से फिल्टर होकर कहाँ जाते हैं, वोमेन कैप्सूल ऑफ द नेफ्रॉन में कलेक्ट होते हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में जो है नाइट्रोजनियस वेस्ट कलेक्ट होता है और वोमेन कैप्सूल में कलेक्ट होता है, जो किस शेप में होता है, कप शेप में होता है। और फिर वो फिल्टर होने के बाद जो यूजफुल सब्सटेंस जो हैं, अगर फिर भी फिल्टर होने के बाद उनमें जो यूजफुल सब्सटेंस जो बॉडी के लिए चाहिए वो क्या होते हैं, रीअब्जॉर्ब। और रीअब्जॉर्ब होने के बाद वो नेफ्रॉन के चारों तरफ जो कैपिलरी होती है उनमें कलेक्ट हो जाते हैं। उसे हम बोलते हैं ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। मींस द यूजफुल सब्सटेंस दैट फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट होने के बाद जो यूजफुल सब्सटेंस हैं वो रीअब्जॉर्ब होते हैं बाय द कैपिलरीज। एंड विच आर, ये कैपिलरी क्या होती है, नेफ्रॉन के चारों तरफ प्रेजेंट होती हैं। सिक्रीशन, जो एक्स्ट्रा वाटर है जो, और सॉल्ट, जो एक्स्ट्रा वाटर है जो बॉडी को नहीं चाहिए, और या सॉल्ट सिक्रेटेड इनटू द ट्यूबल्स, जो ब्लड में जो एक्स्ट्रा वाटर जो फिल्टर होने के बाद रीअब्जॉर्ब हो गया था, रीअब्जॉर्ब के बाद जो बच गया था एक्स्ट्रा वाटर या जो सॉल्ट, विच आर आफ्टर फिल्ट्रेशन और आफ्टर रीअब्जॉर्बेशन, जो एक्स्ट्रा सॉल्ट और वाटर रह गया था वो किस में जाता है, ट्यूब्स में ट्यूबल्स, इनटू द ट्यूबल्स में जाता है। और वो ट्यूबल्स कहाँ कहाँ होती हैं, कलेक्टिंग डक्ट में होती है। और कलेक्टिंग डक्ट में होती है। और कलेक्टिंग डक्ट किससे कनेक्टेड होती है, यूरेटर से। और ये यूरेटर से किस में जाता है फिर ऑटोमेटिकली, वो आता है यूरिनरी ब्लड में आता है, यूरिनरी ब्लैडर में, और वहां क्या होता है, यूरिन कलेक्ट हो जाता है। इस तरीके से फॉर्मेशन ऑफ यूरिन विल टेक प्लेस। अब क्वेश्चन नंबर है 30, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, वो रिएक्शन जिसमें हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। और हीट जब एब्जॉर्ब होगी तो इसका मतलब क्या होगा, टेम्परेचर विल लेस, कम हो जाएगा टेम्परेचर। और डिकम्पोजिशन, वेयर द डिकम्पोजिशन हुई, इसका मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन विल टेक प्लेस। डिकम्पोजिशन का मतलब है जिसमें एक सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट होता है इनटू टू और मोर सब्सटेंस में। रेस्पिरेशन हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें एनर्जी रिलीज होती है। अब इसका रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक, इसका रिएक्शन है हमारे पास C6H12O6 प्लस में O2, 6O2 दैट गिव्स 6CO2 प्लस में 6H2O। और क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। तो इसका मतलब इट इज नॉट एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये हमारा क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दूसरा, हीटिंग लेड नाइट्रेट, अगर लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो ये क्या है, हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में इसमें क्या होती है, हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। तो इसका मतलब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। कौन सा, लेड नाइट्रेट। सेकंड इज एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें डिकम्पोजिशन विल टेक प्लेस। इसका मतलब हीट इसमें रिक्वायर्ड होती है, हीट एब्जॉर्ब होती है फॉर द डिकम्पोजिशन। लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस, ये इसमें क्या देंगे, हीट सप्लाई करेंगे, ये हीट एब्जॉर्ब करेगा। हीट एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा, ये टूटेगा किसमें, PbO में। और किसमें टूटेगा, NO2 में।
और किसमें टूटेगा, ऑक्सीजन में। ये प्रोडक्ट हमको मिलते हैं और ये हीट एब्जॉर्ब करता है, जिससे क्या होता है, रिएक्शन विल टेक प्लेस। ये होता है इसमें। तो आंसर क्या है, एक हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें डिकम्पोजिशन विल टेक प्लेस। दूसरा डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक है, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन, बट इट इज बट इट इज नॉट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ये आपका क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होती है एंड डिकम्पोजिशन विल टेक प्लेस। जैसे H2O डिकम्पोज होगा बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रिक करंट, ये होता है इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में। इलेक्ट्रिक करंट जिसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस, और वो टूटता है H2 में प्लस O2 में। तो हमारे पास दो हैं, एक हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट और एक इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिक वाटर। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन विल टेक प्लेस। इसका बी पार्ट है सिल्वर क्लोराइड, AgCl। और ये अगर ओपन इन केप्ट ओपन तो ये डिकम्पोज हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में ये डिकम्पोज हो जाता है। डिकम्पोज होने के बाद ये देता है Ag प्लस में Cl2 देता है, Ag प्लस Cl2 देता है। तो यहाँ पर क्या आएगा 2 और यहाँ पर क्या आएगा 2। तो क्या आएगा डिकम्पोजिशन, और ये क्या होता है, ब्लैक ग्रे हो जाता है। क्या होता है, ग्रे हो जाता है। ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। इट इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। एंड नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 31। 31 में क्या कह रहा है, विच मेटल, हमारे पास पीरियडिक टेबल है। आंसर है विच मेटल इज वैलेंसी 2। मेटल कौन से होते हैं जिसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 और ये 3 से 12 तक हमारे इसमें नहीं है, तो इसका मतलब 13। इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3। तो ये सारे क्या होंगे, मेटल होंगे। तो विच मेटल हैज वैलेंसी 2, वैलेंसी 2 क्या है, जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 कौन सा है, ये हमारे पास क्या है, डी। इसका आंसर क्या है, डी। तो एलिमेंट जिसके वैलेंसी कितनी है, 2, तो हमारे पास क्या है, डी। इट इज आंसर इज डी। पहले का आंसर क्या है, डी। विच एलिमेंट हैज लीस्ट रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव मीन्स जो किसी से रिएक्ट नहीं करता, तो वो क्या हमारे पास 18 ग्रुप। और 18 ग्रुप में कौन सा एलिमेंट है, सी। लीस्ट रिएक्टिव इज इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन, जिसे हम क्या बोलते हैं, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, और वो क्या है, सी। आंसर इज सी। आउट ऑफ डी एंड ई, डी और ई में से विच इज द स्मॉलर। हमें पता है जैसे लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, तो साइज क्या होता है, घटता है। साइज क्या होता है, घटता है। व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द साइज विल डिक्रीज, रेडियस घट जाता है। क्यों, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, चार्जेस बढ़ जाते हैं, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ चार्जेस, और जिससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इसका मतलब स्मॉलर कौन सा है, ई इज स्मॉलर, ई इज स्मॉलर देन डी। तो पहले का आंसर डी, दूसरे का आंसर सी, और तीसरे का आंसर ई। 32, फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड विद द हेल्प ऑफ डॉट स्ट्रक्चर। जबकि कैल्शियम का क्या है, फर्स्ट हमारा जो कैल्शियम है Ca 2 8 8 और ये 2, और ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। Ca कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2 8 8, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। लूज करने के बाद इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, तो लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। लेकिन क्लोरीन Cl2 ये क्या करेगा, गेन करेगा। कितने इसके, 287, क्या है इसका, 287। कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएंगे, Cl माइनस, और ये क्या आ जाएगा, 288 आ जाएगा। इसके ऊपर क्या आ जाएगा, 288। अब जो बॉन्ड बनेगा वो आयनिक बॉन्ड बनेगा। कैसे बनेगा, इसका मतलब Ca, इसका डॉट स्ट्रक्चर कितना होता है, 2। क्लोरीन Cl, क्लोरीन Cl, इसमें क्या हो गया, 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। फिर 1 2 3 4 5 6 7। अब बचा क्या, अब ये एक इलेक्ट्रॉन जो है, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, इधर आ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, Ca। इसने क्या इलेक्ट्रॉन कर दिए, 2 चार्ज दे दिए, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो पॉजिटिव चार्ज। Cl 1 2 3 4 और ये गेन कर दिया, तो गेन करा, ये आ गया। इसका मतलब इसके ऊपर गेन करा तो 2, तो इसने गेन करा तो चार्ज कौन सा आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। तो Ca 2 प्लस और Cl ये माइनस, और ये कितना आ गए, 2 आ गए। तो क्या बन गया, दैट गिव्स CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड।
Why do ionic compound do not conduct electricity? Ionic compound जो क्या होते हैं जनरली सॉलिड इन नेचर, ये क्या होते हैं, दे आर अट्रैक्टेड बाय ए स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, जिससे ये टूटते नहीं। तो इनको तोड़ने के लिए, इनको इनके फोर्स को कम करने के लिए, क्योंकि जब सॉलिड होंगे तो क्या होगा, ये दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो इनको तोड़ना पड़ेगा। तोड़ने के लिए क्या होगा, इनके लिए क्या करेंगे, या तो क्या करेंगे मेल्ट करेंगे, मेल्ट कितने हाई टेम्परेचर पर, या इसको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या कर देंगे, डिजोल्व कर देंगे, और जो डिजोल्व हो जाता है 20 से 30 डिग्री सेल्सियस पर भी। तो इसका मतलब दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सॉलिड स्टेट में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं करते, क्योंकि पार्टिकल आर टाइटली पैक्ड, क्लोजली पैक्ड। बट इन मोल्टन स्टेट और एक्वस स्टेट में, मोल्टन स्टेट और एक्वस स्टेट में दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जब वो मोल्टन स्टेट में आ जाते हैं या एक्वस स्टेट में आ जाते हैं, तो दे अलाउ टू पास इलेक्ट्रिक करंट। क्यों? क्योंकि चार्ज क्या होते हैं, फ्री हो जाते हैं। चार्ज क्या होते हैं, फ्री हो जाते हैं। मोल्टन स्टेट में या एक्वस स्टेट में इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, टूट जाता है, और चार्ज क्या होते हैं, फ्रीली मूव करते हैं। और जब चार्ज फ्रीली मूव करेंगे तो दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। Due to the absence of free electron in solid state, they do not conduct electricity, but in aqueous state, they conduct electricity due to the presence of free ion. Free ion होने की वजह से molten state में या aqueous state में ये क्या करते हैं, allow to pass electric current. Refractive index of water to air is 1.33. Refractive index ये इससे रिप्रेजेंट करते हैं किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, वाटर का किसके रेस्पेक्ट में, एयर के रेस्पेक्ट में। तो क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू 1.33। एंड डायमंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, ये क्या है, डायमंड विद रेस्पेक्ट टू एयर, इसका मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रेस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रेस्पेक्ट टू एयर। ये कितना है मेरे पास, 2.42 ये दे रखा है। तो फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, इन विच मीडियम डज द लाइट मूव फास्टर, वाटर और डायमंड। पहला आंसर है इसका मतलब किस मीडियम में जो लाइट है वो बड़ी तेजी से मूव करेगी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, जो ऑप्टिकली डेंसर कम होगा, उसमें लाइट क्या होगी, तेजी से मूव करेगी। तो ऑप्टिकली डेंसर वाटर का, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या वाटर इज ऑप्टिकली लेस डेंसर देन डायमंड। वाटर जो है वो क्या है, लेस डेंसर, डेंसर किन से, नॉट डेंसिटी। वाटर जो है, वाटर इज, पहले का आंसर क्या बेटे, वाटर इज लेस देन ऑप्टिकल डेंसिटी देन द डायमंड। ये कह सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज लेस देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। तो इसका मतलब लाइट जो पास होगी वाटर में बड़ी तेजी से पास होगी। तो इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इन वाटर। पहले का आंसर क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इन वाटर, वाटर आंसर है। वाई, बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का कम है, या हम बोल सकते हैं क्या, वाटर इज लेस ऑप्टिकली डेंसर देन द डायमंड। वाटर जो है डायमंड से लेस ऑप्टिकली डेंसर है, ऑप्टिकली डेंसर, ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी। इसका मतलब वाटर की ऑप्टिकल डेंसिटी डायमंड से कम है। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रेस्पेक्ट टू वाटर। अब इसको निकालना है, डायमंड विद रेस्पेक्ट टू वाटर। अब कैसे निकालेंगे देखो, इसका मतलब क्या है, डब्ल्यू ए मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर with respect to air, with respect to air, इसका मतलब ये है। और ए डी मीन्स डायमंड विद रेस्पेक्ट टू एयर, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद एयर, डायमंड विद रेस्पेक्ट टू एयर। अब निकालना क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रेस्पेक्ट टू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रेस्पेक्ट टू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रेस्पेक्ट टू वाटर निकालना है। तो ये निकालना हमारे को, तो इसके लिए क्या निकालेंगे, देखो एन म्यू डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद वाटर, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो इसको कैसे लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड अपॉन में
refractive index of air with respect to air divided by refractive index of water अपॉन में refractive index of air, डिवाइड कर दिया तो ये वैल्यू हमें पता है। इसका मतलब क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रेस्पेक्ट टू वाटर, ये हमें निकालना है, तो निकाल लेंगे। तो हमारे पास क्या आएगी वैल्यू, ये आएगी, ये आ गया हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, ये क्या है हमारे पास 2.422 4.2 अपॉन में 1.33, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा इसका 1.82। इसको सॉल्व करेंगे, पॉइंट से एक पॉइंट हटेगा तो आ जाएगा 1.82, तो इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रेस्पेक्ट टू वाटर इज 1.82 आ जाएगा। दिस इज अवर आंसर। दिस इज 30, ये हमारा 33 है। 34 क्या करें, 34 क्वेश्चन, पीएच ऑफ पीएच 1, पीएच 7, पीएच 10, पीएच 13, पीएच इट रिप्रेजेंट द प्रेजेंस ऑफ वाटर और हाइड्रोजन आयन, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन। जिसका पीएच जितना कम होगा वो एसिडिक ज्यादा होगा, जिसका पीएच ज्यादा होगा वो क्या होगा, लेस एसिडिक, मीन बेसिक इन नेचर। सॉल्यूशन गिवन बिलो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच होगा क्या होगा, 10 होगा, क्या होगा 10। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यहाँ लिखेंगे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और गैस्ट्रिक जूस, और क्या है ब्राइन, और क्या एक्वस, NaOH, एक्वस, इनका पीएच। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच देखो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच क्या होगा, 10 होगा, क्योंकि ये बेसिक इन नेचर है। गैस्ट्रिक जूस एसिडिक इन नेचर, इसका पीएच कितना होगा, 1 होगा। ब्राइन हमारा क्या होता है, न्यूट्रल, इसका क्या होगा, 7। NaOH हाईली बेसिक इन नेचर, इसका पीएच 13। तो ये हो गया हमारे पास पीएच। अमित एंड रीता डिसाइडेड टू बेक अ केक एंड एडेड बेकिंग सोडा टू द केक, बेकिंग सोडा डाल दिया केक में, बेकिंग सोडा फॉर द केक बैटर, बैटर के लिए केक में बेकिंग सोडा डाल दिया। एक्सप्लेन द बैलेंस केमिकल रिएक्शन, तो इसका मतलब बेकिंग सोडा जिसका फॉर्मूला क्या है, NaOH, नहीं सॉरी NaHCO3, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, NaHCO3, ये क्या हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा। और इसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, क्या करते हैं, हीट करते हैं। हीट करने पर क्या देता है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, और क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लस में वाटर, प्लस में क्या देता है, वाटर। तो इसको बैलेंस करेंगे तो ये आ गया सोडियम 2, हाइड्रोजन 2, कार्बन 3, 1 2, 2 कार्बन, ऑक्सीजन 6, 3 और 3 6, बैलेंस हो गया। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है, जो रिलीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड, इस हीट करने पर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होने की वजह से क्या होता है, जो केक है, जो केक है वो क्या होता है, बेक केक क्या होता है, सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी हो जाता है, क्या होता है, सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। तो बेकिंग सोडा क्या करता है, मेक द केक सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी विच रिलीज द प्रोडक्ट विच फॉर्म द प्रोडक्ट आफ्टर हीटिंग सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और ये क्या करता है, बेकिंग सोडा जो है वो क्या करता है, केक को सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनाता है। मेंशन अदर टू यूजेज ऑफ बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का अदर टू यूजेज, ये क्या होता है, फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है, सोडा फायर एक्सटिंग्विशर में। यूज एट एंटासिड, एंटासिड मतलब विच एक्ट, विच रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ एसिड इन द स्टोमक, या एसिडिटी को कंट्रोल करता है। एंटासिड मीन अगेंस्ट, एक्ट एज ए बेस मीन्स न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ द एसिड in the stomach and also neutralize the effect of acid by insect sting। कई बार क्या होता है, ततैया ही काट देते हैं, या निटल स्टिंग से हाथ टच हो जाता है हाथ, तो वो क्या करता है, हमारे जो एसिड की कंसंट्रेशन क्या होती है, बढ़ जाती है। उस एसिड की कंसंट्रेशन को कम करने के लिए हम बेकिंग सोडा यूज करते हैं, क्योंकि बेकिंग सोडा हम एज ए बेस यूज करते हैं इसको। इसका और वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें और क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि सैंपल दिए गए A B C और D,
इसका मतलब कलर विथ पीएच पेपर और सॉल्यूशन ग्रीन, रेडिश पिंक, ब्लू, ऑरेंज. अब their pH is recorded 7 to 10.5, 6. Which sample has the highest amount of ion concentration? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन किसमें होंगे? जिसका pH सबसे कम होगा, जिसका pH सबसे कम होगा उसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होगी. जिसका pH सबसे कम होगा उसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होगी. तो pH सबसे कम किसका है? 2 का. और 2 क्या है हमारे पास? इसका मतलब क्या है? ये हमारे पास क्या है? बी. बी मीन रेडिश पिंक. इसका मतलब विच सैंपल बी हैज हाईएस्ट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन. अरेंज द 4 सैंपल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पीएच. डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीएच में सबसे ज्यादा किसका? डिक्रीजिंग मीन सबसे ज्यादा बड़े से कम. तो पहले क्या है? 10.5. 10.5 क्या है? सी. फिर वो क्या है? बड़ा है किससे? 7 से. और 7 क्या है? ए. ए बड़ा है किससे? डी से. और डी बड़ा है किससे? बी से. तो सी ए डी बी, दिस इज द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का डिक्रीजिंग ऑर्डर में. राहुल फाउंड दैट प्लास्टर ऑफ पेरिस विच ही स्टोर इन ए कंटेनर. राहुल ने क्या करा? प्लास्टर ऑफ पेरिस लिया और उसने किस में स्टोर किया? एक कंटेनर में स्टोर किया. एंड और उस कंटेनर में स्टोर करने के बाद वो क्या हो गया? हार्ड एंड लॉस्ट इस बाइंडिंग नेचर. और वो हार्ड हो गया और वो क्या हो गया? उसने अपनी बाइंडिंग नेचर क्या कर दी? लॉस कर दी. कब? जब उसने कंटेनर में रखा. तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कंटेनर में रखने से वो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस था, प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी, उस कंटेनर में रखने से क्या हो गया? वाटर के कांटेक्ट में आया. वाटर के कांटेक्ट में आया. जैसे ही वो वाटर के कांटेक्ट में आया तो क्या बन गया? हार्ड सब्सटेंस बन गया. क्या बन गया? हार्ड सब्सटेंस, जिसे हम क्या बोलेंगे? इट फॉर्म अ हार्ड सब्सटेंस जिप्सिम. और फिर उसने अपनी बाइंडिंग नेचर क्या कर दी? लॉस कर दी. राइट द केमिकल नेचर. CaSO4 dot half H2O mean calcium sulfate hemihydrate. Hemihydrate means half molecule of water. Calcium sulfate when react with water किसके साथ? 1.5 molecule of water के साथ क्या करा उसने? उस कंटेनर में वाटर प्रेजेंस होगा, मॉइस्ट होगा, या कंटेनर मॉइस्ट होगा तो उसमें प्रेजेंस ऑफ वाटर होंगे. हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट करा तो क्या बना दिया? CaSO4.2H2O. और क्या बना दिया उसने? कैल्शियम सल्फेट. कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेटेड. कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेटेड. और वो क्या बना दिया उसने? ये बना दिया उसने जिप्सिम बना दिया. क्या बना दिया उसने? जिप्सिम. कब? और ये क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस. प्लास्टर ऑफ पेरिस. प्लास्टर ऑफ पेरिस ने वाटर के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना दिया? जिप्सिम बना दिया. गिव वन यूज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस अदर देन फॉर प्लास्टरिंग और स्मूथिंग. प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज बताना है. किसके लिए होता है? डॉल बनाने के लिए यूज होता है, टॉयज बनाने के लिए यूज होता है, स्टेचूज बनाने के लिए यूज होता है, और घर में डेकोरेशन के लिए क्या होता है? हम यूज करते हैं. Trace the change that take place flower from the gamete formation fruit for to fruit. Gamete जब flower फ्यूजन होता है मींस मेल और फीमेल फ्लावरिंग में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तब वो आपस में मीटिंग करते हैं. पोलन ग्रेन और ओवेरी का मीटिंग होता है तो हमारा क्या होता है? प्लांट में फ्रूट फॉर्मेशन होती है. उसके बारे में क्या बताना है? हमने एक्सप्लेन करना है. तो सबसे पहले हमारा फ्लावर का जो मेन पार्ट रिप्रोडक्टिव पार्ट है, रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है? एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर है. फ्लावर में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है दैट इज एंजियोस्पर्म्स. एंजियोस्पर्म्स इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट विच इज प्रेजेंट इन फ्लावर. फ्लावर में प्लांट के कौन से हिस्से में? फ्लावरिंग प्लांट फ्लावर में एंजियोस्पर्म्स होता है और वो एंजियोस्पर्म्स क्या होता है? रिप्रोडक्टिव पार्ट. और उसमें दो होते हैं और उसमें मेल और फीमेल दो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं. फ्लावर में मेल और फीमेल दो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं. और वैसे फ्लावर हमारा क्या होता है? रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है. और रिप्रोडक्टिव पार्ट में कौन सा पार्ट? रिप्रोडक्टिव में कौन सा फ्लावर में कौन सा होता है? एंजियोस्पर्म्स. एंजियोस्पर्म्स इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट विच प्रेजेंट इन द फ्लावर. फ्लावर में एंजियोस्पर्म्स प्रेजेंट होता है और वही हमारा क्या होता है? रिप्रोडक्टिव पार्ट. एंजियोस्पर्म्स इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट. और उसमें क्या होते हैं? स्टेमिन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है? स्टेमिन विच प्रोड्यूस पोलन ग्रेन. पोलन ग्रेन इज रिप्रोड्यूस बाय द क्या करेगा? स्टेमिन प्रोड्यूस करेगा. और वो क्या हमारा? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या हमारा? ओवेरी. ओवेरी कंटेन ओव्यूल एंड दिस ओव्यूल हैज एग सेल. ओवेरी में कंटेन ओव्यूल्स और उस ओव्यूल में क्या होते हैं?
एग होते हैं। और एग क्या है हमारा, एक तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ओव्यूल। द पोलन नीड टू ट्रांसफर फ्रॉम स्टेमिन टू स्टेग्मा। इसका मतलब स्टेमिन मेल पार्ट से किस में जाएगा, स्टेग्मा में जाएगा। मेल पार्ट पोलन ग्रेन ट्रांसफर होंगे मेल से फीमेल में, और जो मेल जो पोलन ग्रेन है वो क्या होंगे, लैंड किसके ऊपर सेटल हो जाएंगे, स्टिग्मा के फीमेल पार्ट के ऊपर सेटल हो जाएंगे। और रीच कहाँ पर होंगे, ओवेरी में रीच होंगे। थ्रू द स्टाइल पोलन ट्यूब से होते हुए वो कहाँ पर, ओवेरी में क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। तो वहां पर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस। पोलन ग्रेन जो है स्टाइल के थ्रू किसमें होता है, ओवेरी में रीच होता है। मेल जर्म सेल प्रोड्यूस होंगे पोलन ग्रेन से, फ्यूज होगा फीमेल गम से इन द ओव्यूल, जिसमें फर्टिलाइजेशन होता है। फ्यूजन के बाद हमारा क्या बनता है, जायगोट बनेगा। क्या बनेगा, जायगोट बनेगा। और जब फर्टिलाइजेशन आता है, जब जायगोट बनने के बाद जायगोट क्या होता है, बार बार क्या होता है, रिपीट होता है। इट डिवाइड सो मेनी टाइम्स एंड क्या होगा, फॉर्म एम्ब्रियो विद इन द ओव्यूल। ओव्यूल के पास पास वो क्या बना देता है, एक एम्ब्रियो बनाता है। एम्ब्रियो कब बनाएगा, जब फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बार बार डिवाइड होता है, डिवाइडिंग सेल प्रोड्यूस होते हैं, तो वो क्या बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है ओव्यूल में। और ओव्यूल के ऊपर एक हार्ड सीड कोट बन जाती है, और वो सीड कोट कन्वर्ट होती है किसमें, सीड में कन्वर्ट हो जाती है। इसका मतलब ओव्यूल जो जिसके ऊपर हार्ड कोट चढ़ जाती है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड में कन्वर्ट हो जाता है। और ओवेरी जो है, ओव्यूल तो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सीड में, और ओवेरी कन्वर्ट हो जाती है किसमें, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें होता है, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। और बाकी चीजें पीटल, सेपल, स्टेमिन, स्टाइल, स्टिग्मा, ये सारे क्या होते हैं, ये प्लांट से अलग हो जाते हैं। ये आपका क्या नाम है, फर्टिलाइजेशन इन प्लांट है। इसे देखिए, जैसे ये है आपका पोलन ग्रेन स्टिग्मा में सेटल डाउन हुए। स्टिग्मा से मेल जर्म सेल्स, ये आपका क्या नाम है, पोलन ग्रेन जा रहा है किससे, स्टाइल से, पोलन ट्यूब से होते हुए कहाँ जाएगा, ये ओवेरी, ओवेरी से कैसे जाएगा, ओव्यूल में। और एग में, एग के साथ क्या होगा, फ्यूजन विल टेक प्लेस। और क्या बनाएगा, जायगोट। जायगोट क्या होगा, बार बार रिपीट होते जाएगा। क्या होगा, बार बार रिपीट होते जाएगा। रिपीटेड से क्या हो जाएगा, ये ओवरी ओव्यूल के आसपास क्या बना देगा, इस ओव्यूल के आसपास क्या बना देगा, एम्ब्रियो बना देगा। और फिर ये ओव्यूल के ऊपर क्या जाएगी, सीड हार्ड कोट चल जाएगी, और वो क्या बना देगा, सीड बन जाएगा। हार्ड कोट बना देगा, सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। और ओवेरी बन जाए, ओव्यूल चेंज हो जाएगा सीड में, ओवेरी चेंज हो जाएगी किसमें, फ्रूट में। और बाकी चीजें क्या हो जाएंगी, उससे अलग हो जाएंगी। इस तरीके से हमारा फ्रूट फॉर्मेशन होगा। Analyze the circuit in the given below. What kind of combination are there in the lamp arrangement? अगर ये देखेंगे, ये जो प्लस है ये माइनस है, तो इसमें देखेंगे क्या, करंट वोल्टेज, ये करंट इसमें अलग जा रहा है, I1 इसमें क्या जा रहा है, I2 इसमें क्या जा रहा है, I3 इसमें क्या जा रहा है, I4। इसका मतलब करंट इज डिफरेंट। और करंट डिफरेंट किसमें होता है, पैरेलल में। तो इसका मतलब किसमें है, पैरेलल में। आंसर इज पैरेलल। एक्सप्लेन विद रेफरेंस अबव व्हाट आर द एडवांटेज। इसका एडवांटेज क्या है, पैरेलल में कॉम्बिनेशन। हमारे हाउस होल्ड में कौन सी कॉम्बिनेशन होती है, पैरेलल। क्यों, अगर कोई एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस डैमेज हो जाता है या काम नहीं करता है या फ्यूज हो जाता है, तो इट डज नॉट इफेक्ट ऑन द अदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। ये दूसरे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पर फर्क नहीं डालता। अगर एक खराब हो गया तो दूसरे पर इफेक्ट नहीं डालता। दूसरा, इसमें जो टोटल रेसिस्टेंस होता है हमेशा क्या होता है, कम होता है। इंडिविजुअल रेसिस्टेंस से टोटल रेसिस्टेंस क्या होता है, हमेशा कम होता है। पैरेलल का फायदा ये है। और हर स्विच, हर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का स्विच अलग अलग होता है। हर इलेक्ट्रिकल सेपरेट स्विच फॉर द सेपरेट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, हर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का स्विच अलग अलग होता है। इसका दूसरा फायदा। तीसरा, एक्सप्लेन द प्रॉपर कैलकुलेशन विच लैंप ग्लो ब्राइटर। कौन सा जो है क्या नाम है, लैंप सबसे ज्यादा ब्राइटर मतलब तेज जलेगा। और वो किस पे डिपेंड करेगा, पावर पे। इस पे वोल्टेज आ रही है 60, क्योंकि उसमें आपके पैरेलल में जो है वोल्टेज सबके साथ क्या है, सेम है। तो इसका मतलब इसमें भी 60 वोल्ट जा रहा है, इसमें 60 वोल्ट जा रहा है, इसमें भी 60 वोल्ट जा रहा है, इसमें भी 60 वोल्ट जा रहा है। तो इसमें 60 वोल्ट फॉर अप्लायंसेस फर्स्ट, फॉर फर्स्ट अप्लायंसेस, फॉर ए के लिए। तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, P इज इक्वल टू वी आई। तो इसका मतलब फॉर ए, तो क्या हो गया इसका मतलब पी ए, पावर इन ए, वी ए इंटू आई ए। तो वी ए कितना है, वी तो 60 है, और आई कितना है इसमें 3, तो कितना आएगा 180 वॉट आ गया। अच्छा, पावर बी के लिए पावर पी बी क्या होगा, वी बी और आई बी, वीबी और आईबी। वी कितना है 60 है, और आई कितना है 4 है। आई कितना है 4 इंटू में 4 इज इक्वल टू 240 वॉट। फिर आएगा पी सी। अच्छा, पावर ऑफ सी में कितना होगा, कितना एम्पियर करंट है, 5 एम्पियर है।
तो VC और IC, तो V कितना हो गया हमारे पास 60 हो गया, और I कितना हो गया 5, तो कितना हो गया 300 वॉट। तो C वाले में है 300 वॉट, D में कितना है PD, पावर कितनी है VD इंटू में IC, तो V कितना है इसमें 60 है, और करंट कितना है 3, 180। तो सबसे ज्यादा पावर किसमें है C में, किसमें है C में। C कौन सा है 5 एम्पियर वाला। इसका मतलब विच ग्लो ब्राइटेस्ट C, बल्ब C, विच एक्सप्लेन द प्रॉपर लैम्प C विल ब्राइट, लैम्प C विल ब्राइट विल ग्लो ब्राइटनेस, हाई ब्राइटनेस। सबसे ज्यादा जो चमकेगा, सबसे ज्यादा जो लाइट प्रोड्यूस करेगा, कौन सा प्रोड्यूस करेगा C। फाइंड आउट द टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट, सर्किट का टोटल रेसिस्टेंस क्या होगा। हमने क्या निकालना है टोटल रेसिस्टेंस। किसमें जुड़े हुए हैं सारे, सीरीज वो पैरेलल में जुड़े हैं, तो टोटल रेसिस्टेंस के लिए क्या निकालेंगे पहले, R इज इक्वल टू ओम लॉ के हिसाब से V इज इक्वल टू आई आर, तो दैट मीन R इज इक्वल टू V अपॉन I। तो V हमारे पास 60 है, तो I पैरेलल में है, तो I1 इज इक्वल टू 3 एम्पियर, I2 इज इक्वल टू 4 एम्पियर, I3 इज इक्वल टू 5 एम्पियर, और I4 इज इक्वल टू 3 एम्पियर। और टोटल करंट कितना हो गया आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I4, तो ऐड कर दो 3 एम्पियर प्लस में 4 एम्पियर प्लस में 5 एम्पियर प्लस में 3 एम्पियर, तो कितना आ गया, कितना हो गया 5, 12 और 15, ये कितना हो गया 4, 3, 5, 3, तो कितना हो गया आपका 4 और 3 7 और 5 12 15 हो गया, कितना हो गया 15 एम्पियर। 8 और 7 15 एम्पियर होगा, टोटल करंट इज 15 एम्पियर। तो आर क्या होगा V अपॉन में आई, V कितना है मेरे पास 60, और V कितना है 15, तो 5 4 जा 15 ओम, तो टोटल रेसिस्टेंस इन द सर्किट इज 4 ओम। तो टोटल रेसिस्टेंस इन द सर्किट, टोटल रेसिस्टेंस इन सर्किट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 4 ओम हो जाएगा, 4 ओम। ये हमारा क्या क्वेश्चन नंबर 36। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 36 का और वाला पार्ट, PQ is a current carrying conductor in a plane as the shown figure, फिगर में दे रखा है। अब इसमें देखो ध्यान से, इसमें हमारे पास फिगर क्या देखिए, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इट एट पॉइंट R और एट S। अगर करंट कहाँ जा रहा है ऊपर जा रहा है, इफ द करंट इज मूविंग साउथ टू नॉर्थ, या नीचे से ऊपर जा रहा है। अगर करंट नीचे से ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है एंटी क्लॉकवाइज। क्या होती है एंटी क्लॉकवाइज, मींस एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मींस पहले अंदर जाएगा और फिर क्या आएगा यहाँ से बाहर की तरफ निकलेगा। तो इसका मतलब व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका मतलब जब ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब दिस विल बी ऐसे मूव करेगा। इसका मतलब आर किधर की तरफ जा रहा है इनवर्ड, इनसाइड द इनसाइड, और ये क्या आएगा मूव आउटवर्ड, ये क्या आएगा मूव आउटवर्ड, ये बाहर की तरफ जाएगा। जैसे हम थंब को इंडिकेट करेंगे ऊपर की तरफ, तो फिंगर किधर की तरफ होंगी एंटी क्लॉकवाइज, मीन इनवर्ड से आउटवर्ड की तरफ आएंगी। तो जो आर है वो हमारा किधर का आएगा एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम फिंगर को मैक्सवेल के हिसाब से करते हैं, इफ वी अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल क्या कहेगा, करंट थंब ऊपर की तरफ करेंगे तो जो फिंगर है वो हमारी क्या होंगी एंटी क्लॉकवाइज, मीन्स जो आर है वो अंदर की तरफ जाएगा और एस किधर की तरफ आएगा बाहर की तरफ, एस किधर की तरफ आएगा बाहर। तो आर क्या हो गया, इसका मतलब फील्ड एट आर इनवर्ड एंड एट एस आउटवर्ड, एस की तरफ बाहर की तरफ आएगा और आर की तरफ अंदर की तरफ जाएगा। दूसरा ये कह रहा है गिवन R1 इज ग्रेटर देन R2, जो R1 है वो क्या है ग्रेटर देन R2 से, और विल वेयर द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज लार्जर। हमें पता है कि अगर ये इसमें मैग्नेट है तो इसका मतलब जितना ज्यादा दूर होगा, जितना ज्यादा दूर होगा मैग्नेटिक फील्ड उतनी कम होगी, और जितना नजदीक होगा मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज्यादा होगी। तो गिव रीजन, इसका मतलब किसमें मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा एस, एस
हैज मोर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू आर। व्हाई? बिकॉज क्योंकि एस इज जो है वो इस कंडक्टर के नजदीक है। एस जो है इस कंडक्टर के नजदीक है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड एस में ज्यादा होगी एज कंपेयर टू आर। एक्सप्लेन इफ द पोलरिटी ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द वायर इज रिवर्स। अगर इसको क्या करते हैं, पोलरिटी चेंज करते हैं, मीन्स करंट की डायरेक्शन चेंज करेंगे तो क्या होगा, व्हाट हाउ वुड बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड चेंज। तो क्या होगा, जब करंट की डायरेक्शन चेंज करेंगे, अगर करंट नीचे से ऊपर जा रहा है, अगर हम ऊपर से नीचे कर देते हैं, ऊपर से नीचे कर देते हो तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। पहले करंट कहाँ जा रहा था, नीचे से ऊपर जा रहा था, तो करंट की फील्ड की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। अब क्या कर दिया, नीचे की तरफ कर दिया, करंट करंट क्या कर दिया, डायरेक्शन चेंज कर दी, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अपोजिट में हो जाएगा, मीन्स क्लॉक वाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लॉक वाइज। डायरेक्शन विल चेंज, इसमें क्या होगा, डायरेक्शन विल चेंज। एक्सप्लेन द रूल यूज टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन ए स्टेट कैरिंग कंडक्टर। स्टेट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन फाइंड आउट करता है, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल इज यूज टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। जिस कैसे, इसका मतलब हम क्या करेंगे, स्टेट कैरिंग कंडक्टर जब हम होल्ड करते हैं, किसमें, एक स्टेट कैरिंग कंडक्टर को हम राइट हैंड में होल्ड करते हैं, तो थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ करंट। थंब क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ द करंट। एंड द फिंगर रैप राउंड द कंडक्टर, फिंगर जो होंगे उसके चारों तरफ जो रैप करेंगे वो हमारी फील्ड की डायरेक्शन बताएगी। करंट हमारा थंब बताएगा, और जो उंगलियां हैं जब उसको रैप करेंगे, जब मुंह रैप करेंगे उसको क्या कहते हैं, कंडक्टर को जब रैप करेंगे, रैप करने पे वो क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ये राइट हैंड थंब रूल से हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता लगती है। वही सेम कर रहे हैं, आंसर पहले कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस इनटू द प्लेन एट आर, अंदर की तरफ जाएगा और एस की तरफ बाहर आएगा। एस में मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, किससे, पी से, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ ए स्टेट कंडक्टर कैरिंग कंडक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, मोर डिस्टेंस लेस मैग्नेटिक फील्ड, लेस डिस्टेंस मोर फील्ड। करंट विल गोइंग टॉप टू बॉटम, द वायर सोन द मैग्नेटिक फील्ड डाउन इन क्लॉकवाइज। अगर क्या आएगा, तो ऊपर से नीचे से ऊपर जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज, अब डायरेक्शन क्या कर दी, चेंज कर दी, तो क्या आएगा, क्लॉकवाइज आएगा, क्लॉकवाइज में आएगा। राइट हैंड थंब रूल जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन करता है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो हम डिटरमाइन करते हैं वो किससे, राइट हैंड थंब रूल से। थंब इज अलाइंड इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट and direction in which the finger are wrapped around the finger will give the direction of field. And now the complete sample paper is over। साइंस का और मैथ्स के आपके पहले ही स्टैंडर्ड के और बेसिक के आपके पुरानी वीडियो में सॉल्व हो चुके हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट सैंपल पेपर हम सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर